तिवारी। आज बात उस फैसले की जिसने देश की राजनीति और जांच एजेंसियों की साख दोनों को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। सीबीआई की अदालत से बड़ा झटका लगा है और सीबीआई को अदालत से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सीबीआई के आरोपों में कोई दम नहीं है, कोई ठोस आधार नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं है, मुकदमा चलाने लायक पर्याप्त सबूत तक नहीं है। यानी जिस केस को देश के सामने बड़ा घोटाला बताया गया, जिस पर महीनों तक राजनीतिक बयानबाजियां हुई, जिस केस में पहली बार किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, आज वही केस अदालत में टिक नहीं पाया। तो सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली की जनता को जो नैरेटिव दिखाया गया, उसके आधार पर जिस तरीके से बहलाया गया, उसका क्या एक ऐसे नेता को जिसे चुनाव में हराना मुश्किल था, कानूनी लड़ाई में उसे उलझाने की कोशिश हुई? और क्या केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष वाकई में नहीं थी, या उस पर राजनीतिक प्रभाव के आरोपों की जांच होनी चाहिए? क्योंकि लोगों का कहना है कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, विपक्ष हमेशा ये कहता है कि एजेंसियां अचानक से सक्रिय हो जाती हैं, छापे होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, पूछताछ होती है और लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती है। अब ये एक पैटर्न लगातार देखने को मिल रहा है चुनाव में। और अरविंद केजरीवाल ने अब जब वो निकले बाहर बरी होने के बाद, तो वो काफी भावुक भी नजर आए और इसे फर्जी केस और राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सत्ता पक्ष इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं और कहते हैं कि कानून अपना काम करता है, लेकिन सत्ता पक्ष जिस तरीके की साजिशें रचता है वो अब साबित हो गया है। और आज अदालत के फैसले के बाद बहस और ज्यादा तेज हो गई है कि अगर केस में दम था तो कोर्ट में क्यों नहीं टिक पाया, और अगर केस में दम नहीं था तो फिर इतनी बड़ी गिरफ्तारी क्यों हुई? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, हमने देखा कि चुनावों के वक्त इस केस को लेकर के कितनी हाइप बनाई गई, बीजेपी की तरफ से तमाम तरीके के प्रदर्शन हुए, विरोध प्रदर्शन हुए और अरविंद केजरीवाल को झूठा बताने के लिए, भ्रष्ट बताने के लिए तमाम तरह के जो प्रोटेस्ट हैं उसको आयोजित किया गया। अब सवाल कई सारे उठ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं केजरीवाल का बयान सुनवाना चाहूंगी जब कोर्ट के बाहर आकर के उन्होंने बयान दिया और वो भावुक नजर आए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक नीचे। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए
इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस। तो ये बयान था केजरीवाल का। अब मनीष सिसोदिया भी क्योंकि इस मामले में काफी भावुक नजर आए हैं और उनको तो 2 साल जेल में रहना पड़ा है, उनका भी बयान सुनाते हैं। आज देश की राजनीति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है ये कि नरेंद्र मोदी जी ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर जो सत्ता में बने रहने का षड्यंत्र रच रहे थे, वो षड्यंत्र नाकाम हुआ। कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी से काम कर रही थी, और नरेंद्र मोदी जी ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके हमें जेल में भिजवा दिया। क्या मिला उनको? आज देश पूछ रहा है उनसे कि भाई क्या मिला आपको? एक शिक्षा मंत्री काम कर रहा था, दिल्ली की जनता ने उसको चुना था। एक मुख्यमंत्री काम कर रहा था, दिल्ली की जनता ने उसको चुना था। आपने क्यों जेल भिजवाया उसको? आज नरेंद्र मोदी जी से देश पूछ रहा है। सर, ये भी कहा जा रहा है सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से कि अब उसमें टेक्निकल इशू है और अब हम हाई कोर्ट जाएंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था इस केस की सुनवाई करते हुए कि ये केस 2 क्वेश्चन नहीं झेल पाएगा ट्रायल में, और आज ऑनरेबल जज ने बहुत सटीक तरीके से बोल दिया कि ये केस ट्रायल के लायक नहीं है। ये केस ट्रायल के लायक ही नहीं है। मोदी जी ने ऐसा केस बनवाया झूठ के आधार पर कि सीबीआई ऑफिसर जिसने बनाया था उसके ऊपर इंक्वायरी सेटअप हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को अब तो मानना चाहिए कि वो झूठ बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को अब तो मानना चाहिए कि ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग से राजनीति नहीं होगी। देश, मैं बीजेपी के नेताओं को भी कहूंगा, वो आज जस्टिफाई करेंगे कि थोड़ा देश के बारे में सोच लीजिए। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, इन सब से ऊपर उठ के सोचिए। स्कूल बनवाने हैं देश में, अस्पताल बनवाने हैं देश में, नौकरियां देनी है। बिजनेसमैन रो रहा है, उसका व्यापार बढ़वाना है। ट्रंप ने क्या कर दिया है? सोचिए जरा, सोचिए थोड़ा सा देश के बारे में। वे कह रहे हैं कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? अजय माकन नहीं सबसे पहले इस पर लिखा वो कांग्रेस जाने। तो ये बयान है दोनों के, और दोनों नेता इसके बाद फिर घर पहुंचे और वहां पर भी उनके परिवार जो है वो भी काफी ओवरवेलमिंग होकर उनका स्वागत कर रहे थे। लेकिन क्या सर, ये विपक्ष का ये जो आरोप है वो सही साबित हो रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो इस्तेमाल है वो राजनीतिक विरोधियों को घेरने के लिए ही किया जाता है? क्योंकि सीबीआई को इस केस में 2 बड़े झटके लगे हैं। एक की कोर्ट ने कहा है कि इसका कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है, उसके बावजूद केस चलाया गया, और दूसरा, जांच अधिकारी के खिलाफ ही अब जांच के आदेश दिए गए हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है सर? जय संविधान। देखिए, ये बात तो मेरे ख्याल से ये जनता को सोचनी चाहिए, हमें आपको सबको सोचनी चाहिए, क्योंकि अपनी आंखों से देखकर, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे वो अनिल देशमुख का मामला हो, चाहे वो संजय राउत का मामला हो, चाहे वो नवाब मलिक थे उनका मामला हो, अशोक चव्हाण का मामला हो, शुभेंदु अधिकारी का मामला हो, हेमंत सर्मा का मामला हो, सिंधिया जी का मामला हो, जितने भी केसेस हुए हैं, नेशनल हेराल्ड का मामला हो, सोनिया गांधी राहुल गांधी को परेशान करने का मामला हो, रॉबर्ट वाड्रा का मामला हो, अभी 3 दिन पहले हरियाणा के अंदर जो लैंड घोटाले की बात हो रही थी उसके अंदर भी कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा सबको क्लीन चिट दे दी है। और देखिए, ये चीज हमको सोचनी चाहिए ना, जनता को सोचनी चाहिए। हेमंत सोरेन को जब जेल भेजा गया था, एकमात्र उस समय के आदिवासी मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया था, और सबको लग रहा था, देखिए बिल्कुल नेकेड आई से ये बात पता चल रही थी कि अगर शराब घोटाले में एक आदमी पकड़ा जाता है और शराब घोटाले में वो कई महीनों तक जेल में रहता है, बड़े पूंजीपति का बेटा है, 10 अपने स्टेटमेंट में वो कहीं अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेता है, 11वें स्टेटमेंट में नाम लेता है, फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, अरविंद केजरीवाल को बंद कर दिया जाता है। अनिल देशमुख पर एक कमिश्नर पुलिस जो खुद जांच के घेरे पे था,
उसने एक आरोप लगा दिया कि 100 करोड़ रुपए महीने की आमदनी ये करते हैं। अनिल देशमुख को जेल भेज दिया जाता है, गृह मंत्री को जेल भेज दिया जाता है। और उसके बाद फिर आपको पता होगा कि किस प्रकार से शाहरुख खान के बेटे को 6 ग्राम कोकीन के आधार पर जेल भेज दिया जाता है, और जो नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी उसको जेल भेजता है, उसके ऊपर फिर इंक्वायरी बैठती है और पता चलता है कितना भ्रष्टाचार उसने किया। देखिए, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि आज की हालात निधि इमरजेंसी से कम नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो इन बातों पे विश्वास करते हैं और जिस प्रकार से, और ये एक एक करके सबका नंबर आ रहा है। आपको देखा होगा, आपने वीडियो देखा होगा, वो लड़का जो उस समय शायद 13-14 साल का, जो कहता था कि अमेरिका तू क्या समझता है अपने को, और देख अब हम तुझसे पूछते हैं तू क्या है। वो लड़का आज जो स्टेटमेंट दे रहा है वो भी वीडियो सोशल मीडिया में प्रचलित है। कह रहा है कि नौकरी नहीं है, महंगाई है, जीवन कट नहीं रहा, घर कट नहीं रहे। जो लोग घर तोड़ने का समर्थन कर रहे थे क्योंकि मुसलमानों के घर टूट रहे थे, आज जब उनके घर टूट रहे हैं वाराणसी के अंदर, वो बीजेपी के कट्टर वोटर जिन्होंने हमेशा बीजेपी को वोट दिया है, दाल मंडी के अंदर जब उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, जो 12 फीट की सड़क थी उसको 60 फीट की सड़क किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी पे फर्जी केसेस किए जा रहे हैं, रोज गोदी मीडिया उड़ा रहा है, ऐसे जैसी तहकीकात की सारी सूचनाएं उनको मिल रही हैं। जो आपको पता है कि सुरेंद्र सिंह वो जो वो था, जो कलाकार जिसने आत्महत्या की थी, उसमें किस प्रकार से कलाकारों को बदनाम किया गया, उनको घसीट के ले जाया गया, गोदी मीडिया ट्रायल करके उनको दोषी वो कर दिया गया। जो पहलगांव के अंदर हुआ, पुलवामा के अंदर हुआ, उन पे कोई जांच नहीं हुई, उनके बाद जांचने का कोई प्रयास नहीं हुआ। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कहीं नाम नहीं आला। वहां पे जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनके भविष्य का क्या होगा, उनको नौकरी कैसे मिलेगी, जब इतनी बदनाम यूनिवर्सिटी, वहां पे जिस प्रकार की व्यवस्था थी, पूरे विश्व के अंदर बदनामी हुई। किस चीज को मुद्दा बना दिया कि साहब टी शर्ट उतार दी। देखिए, हर जगह भांग घुली हुई है, हर जगह भांग घुली हुई। लेकिन एक चीज मैं कह देता हूं, देखिए अब यह पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल के अगले कदमों से पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल की असली मंशा क्या है। देखिए, यह बात बिल्कुल सही है कि 2013-14 में जो अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया ने आज कहा, यही इन्होंने 2013-14 में किया है और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ किया है। वो सरकार, वो मनमोहन सिंह जिन्होंने कभी बेईमानी नहीं की, उनके खिलाफ 2G का केस, कोल स्कैम, फलाना स्कैम, ढिकाना स्कैम, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे का फर्जी आंदोलन, रामदेव का फर्जी आंदोलन, 5-5 मंत्री इनसे जाके मिले, रात में खाना खाते थे, दिन में भूख हड़ताल करते थे, अन्ना हजारे उसके बाद गायब हो गए। अरविंद केजरीवाल साहब, आप भी दोषी हैं। किसी भी आरोप लगाने से पहले और हमारे लोकतंत्र की नींव हिलाने से पहले आपने किस प्रकार से ब्लैकमेल किया था उस सरकार को, वो मनमोहन सिंह की सरकार को, तो अब मुझे ये देखना है। अब मैं इस चीज का वेट करूंगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। ये भी लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को इसलिए छूट मिली है, इन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ के अलग चुनाव लड़ने के फैसले किए। अब है टेस्ट की घड़ी। अगर ये गुजरात के अंदर अलग इलेक्शन लड़ते हैं और कांग्रेस को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए वोटों का बंटवारा करते हैं, क्योंकि इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, वहां जो एंटी बीजेपी वोट है जो 50% से ऊपर है, अगर वो एकमुश्त होगा या मिलजुल के लड़ेंगे तब तो जीतने की संभावना होगी। कांग्रेस को भी समझदारी दिखानी चाहिए, अरविंद केजरीवाल को भी समझदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आज हमारे देश के ऊपर सारी विपदा खड़ी हुई है। इजराइल का आप दौरा कर रहे हैं, जबकि ईरान के ऊपर अमेरिका और चीन ने भी कह दिया है, आपने वो भी स्टेटमेंट देखा होगा, चीन ने कहा है कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया तो रेयर अर्थ मटेरियल हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। इसका मतलब यह है कि विश्व ऐसे खतरे की ओर बढ़ रहा है और हमारे देश के अंदर केवल हिंदू मुसलमान करना, केवल विपक्षी नेताओं को ईडी और सीबीआई से डराना। अब ये बताइए, इन बच्चों को बेल मिल गई जिनको यूथ कांग्रेस के बच्चों को वहां पे आंदोलन करने के लिए, टी शर्ट उतारने के लिए वो किया गया था, क्योंकि परेशान करना, लोगों को परेशान करना, दबाव में अपनी तरफ ले लेना। चिदम्बरम पे फिर ईडी ने उसी केस पे जिसपे उनको कितने दिन जेल में रखा है,
अब आप सोचिए, सारे लोग, अनिल देशमुख हो, संजय राउत हो, अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, ममता बनर्जी के खिलाफ भी, फिर वो आपने देखा था छत्तीसगढ़ में कैसे वहां पे उन्होंने केस बनाया था, उसके बाद सारे केसेस खत्म हो जाते हैं। माने जहां पे इलेक्शन होता है वहां करप्शन आ जाता है भारतीय जनता पार्टी के अनुसार, और वहीं पे रोहिंग्या भी आ जाते हैं, वहीं बांग्लादेशी घुसपैठिए भी आ जाते हैं, जबकि रोकना इनको है। और एसआईआर में क्या हो रहा है निधि, ये भी आप देखिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ अभी एसआईआर तो नहीं हो रही है, लेकिन स्क्रूटनी हो रही है। कह रहे हैं साहब आप जो है 2002 का वोटर आईडी कार्ड लेके आइए और ये बताइए 2002 में आपका सीरियल नंबर क्या था, किस नंबर पे था, कहा था। अरे यार, मैंने कहा ये मेरी पास सूचना कैसे होगी, ये सूचना तुम्हारे पास होगी, 2002 का मैं कहां से वोटर लिस्ट ले आऊं। इसका मतलब यह है कि वोटर्स के नाम काटना और मन मुताबिक जिसको चाहे वोटर बनाना, जिसको चाहे वोटर हटाना, पूरी तरह से देश के अंदर, पूरी तरह से देश के अंदर आज नॉर्थ कोरिया वाले हालत इन्होंने बना दिए हैं। और जनता इसके बावजूद अगर नहीं समझती है, भैया जनता जाने, जनता का काम जाने। बिल्कुल सर, और ये जनता पर तो सवाल है ही, लेकिन जिस दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया गया, अब सवाल तो केंद्र की जांच एजेंसियों पर है कि चुनाव के वक्त लोगों के मन में ये डाला गया कि केजरीवाल घोटालेबाज हैं, अपराधी हैं, भ्रष्ट हैं, और तमाम पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया, सारी जांच एजेंसियां लगा दी। अब जब वो बरी होकर आए हैं तो उनके तमाम नेताओं के बयान अब सामने आ रहे हैं। संजय सिंह ने क्या कहा इस पर, उनका बयान भी सुनवाते हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज अदालत का एक बहुत बड़ा फैसला आया और उस फैसले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूरी तरीके से बरी कर दिया गया। एक झूठा मुकदमा जो एक्साइज पॉलिसी का लगाया गया था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर और बाकी तमाम लोगों के ऊपर, सबको बरी कर दिया गया। यह बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन साथ ही साथ यह फैसला यह साबित करता है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उस नरेंद्र मोदी ने गहरी साजिश रची देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, देश के सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ। हमारे नेताओं को जेल में डाला, सड़ाया, उनके परिवारों को कष्ट दिया, उनके चाहने वालों को कष्ट दिया। एक देश की सबसे उभरती हुई ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची। प्रधानमंत्री तो संजय सिंह ने साफ तौर से कहा कि बदनाम करने की साजिश जो है वो सबसे देश की ईमानदार पार्टी के खिलाफ रची गई। आगे भी उनका और बयान है, वो सुनवाते हैं। नेट की वजह से दिक्कत कर रहा है। बाधा है। आपको ये देखा नहीं जा रहा था कि दिल्ली में स्कूल कैसे अच्छे हो रहे हैं, अस्पताल कैसे अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपके विचार और आपके गृह मंत्री अमित शाह के विचार विध्वंसकारी हैं। देश का नाश करने वाली सोच है आपकी, विकास करने वाली सोच नहीं है, नाश करने वाली सोच है। और आज उस सोच का पर्दाफाश हुआ है। आप एक्सपोज हुए हैं पूरे देश के सामने। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को आज बहुत बड़ी राहत मिली है। हमारे परिवार के लोग खुशी से रो रहे हैं इस फैसले से। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके ईमानदारी पर आपने चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, अरविंद केजरीवाल, वो भी आज अपने आप को रोक नहीं पाए। कोर्ट के फैसले के बाद खुशी के मारे रो पड़े। आपको इन बातों से तकलीफ नहीं होती? आपको इन षड्यंत्रों में दिन रात आपकी पूरी ऊर्जा इस प्रकार के षड्यंत्रों में लगी रहती है? हम बार बार कह रहे थे, हाथ जोड़कर कह रहे थे कि कोई एक सबूत तो दिखाओ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, कोई एक सबूत तो दिखाओ मनीष सिसोदिया के खिलाफ, कोई रुपया मिला हो, कोई प्लॉट मिला हो, कोई गहना मिला हो, कुछ तो दिखाओ। नहीं सुनी गई हमारी बात, खूब बदनाम किया गया। हजारों टीवी शो हुए, डिबेट्स हुई, आपके प्रवक्ता आके चिल्ला चिल्ला के बदनाम करते रहे। आपने अपनी एजेंसियों को अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है। सीबीआई, ईडी से दिन रात आप फर्जी मुकदमे दर्ज करवाने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया चट्टान की तरह आपकी तानाशाही के खिलाफ पहले भी खड़े थे और हम लोग आपकी तानाशाही के खिलाफ आगे भी खड़े होते रहेंगे। मोदी और अमित शाह दोनों लोग कान खोलकर आप सुन लीजिए, आप इस देश को बर्बाद नहीं कर सकते।
आपको इस देश को बर्बाद करने की छूट नहीं दी जाएगी। इस प्रकार के षड्यंत्र, इस प्रकार के घिनौने खेल लंबे समय तक नहीं चलते। कोर्ट के फैसले से यह साबित हो गया है। जय हिंद। तो सर ये वाकई में साबित हो गया है कि किस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है और लंबे समय से किया जा रहा है। जब भी चुनाव आते तो एक्टिव हो जाते, लेकिन इस केस में एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस समय चुनाव थे उस समय अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया, वो भी तो कोर्ट का फैसला था। उस समय कैसे सबूत दे दिए थे सीबीआई ने? देखिए, वही सवाल है कि जैसे ये यूथ कांग्रेस के बच्चों को कोर्ट ने, और आई डोंट नो, मुझे कानून का उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद टी शर्ट उतारने पे उनको 5 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी गई, और उसके बाद ये किसने प्रिंट कराया, कौन स्पॉन्सर था, उसके पीछे लग गए गलगोटिया से ध्यान हटाने के लिए। देखिए, एक चीज बिल्कुल निधि स्पष्ट समझ लीजिए, मैं संजय सिंह का बहुत बड़ा एडमायरर हूं, मैं अरविंद केजरीवाल का एडमायरर नहीं हूं, मैं मनीष सिसोदिया का एडमायरर नहीं हूं, लेकिन मैं संजय सिंह का एडमायरर जरूर हूं। मुझे लगता है कि ये आदमी जो है दिल से बोलता है और सच्ची बात बोलता है। अब इन लोगों का टेस्ट है, क्योंकि मैंने जब कितने भी कार्यक्रम गोदी मीडिया में गया हूं, आम आदमी पार्टी को यह कहते हुए भी सुना है, प्रवक्ताओं को, कि नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी को जेल क्यों नहीं भेजा। और किसी भी कंपनी सेक्रेटरी से बात कर लीजिए, किसी भी कॉर्पोरेट लॉ के वकील से बात कर लीजिए, किसी से भी बात कर लीजिए, नेशनल हेराल्ड के केस में 1 रुपए की भी हेराफेरी नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई केस नहीं बनता है। अगर आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, चाहे देखिए समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे शिवसेना हो, कोई भी विपक्षी दल का नेता हो, अगर वो अपने को सबसे ज्यादा ईमानदार और इंडिया गठबंधन के दूसरे लोगों को किसी भी प्रकार से नीचे दिखाने का प्रयास करता है, तो मेरे ख्याल से वो उतना ही दोषी है जितना भारतीय जनता पार्टी दोषी है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपार पैसा है, अपार पैसा है, और ये बात आपको पता है कि चुनावों में पैसे का बहुत ज्यादा महत्व होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पास है, सिद्धांत और नैतिकता उनके पास नहीं है। जब वो हमारे भगवान शंकराचार्य के ऊपर एक फर्जी आदमी से, एक क्रिमिनल से फर्जी केस करा के और सारे गोदी मीडिया को उसको डिस्कशन पे लगा सकते हैं, वो किसी भी सीमा पे जा सकते हैं। अब मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे कोई भी हो, जो भी विपक्षी एकता को चोट पहुंचाएगा वो हमारे देश को चोट पहुंचाएगा, और मैं उसको राष्ट्र विरोधी मानूंगा। अब अगला टेस्ट आपका यह है कि आप इंडिया गठबंधन में आइए, आपस में एक दूसरे को सम्मान देते हुए एक होकर जुट लड़िए। जनता आपके साथ है, वोटर लेकिन आपके सर साथ है। पवन खेड़ा का बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, हमें पहले ही से पता था, गुजरात चुनाव आ रहे हैं तो उसमें अड़ंगा डालने के लिए अरविंद केजरीवाल को रिहा करना था, क्योंकि ये बी टीम है बीजेपी की। नहीं, वही मेरा कहना है। मैं इसीलिए आपने वो कि साहब सबसे ईमानदार और सबसे ईमानदार फलाना डिकाना, देखिए मैं भी आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। अगर गुजरात के अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल अभी भी मुझे शक है, मैं संजय सिंह का सम्मान करता हूं, इसीलिए मैं अरविंद केजरीवाल का सम्मान नहीं करता हूं, क्योंकि ये बात बिल्कुल पक्की है कि 2013-14 में जो आंदोलन हुआ था वो आरएसएस स्पॉन्सर्ड था, वो विदेशी शक्तियों द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। जैसे मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इशू है और उसकी वजह से शायद स्वामी सर का नेटवर्क चला गया है, लेकिन सवाल वाकई में यही उठ रहे हैं कि आखिरकार जिस नेता को आप हरा नहीं पाए उसके खिलाफ इतनी इतनी साजिशें रची गई, इतनी सारे जो आपने देखा कि पहले प्रदर्शन किए गए बीजेपी की तरफ से, चुनावों में इस बात को बताने की कोशिश की गई कि केजरीवाल पूरी तरह से भ्रष्ट हैं, घोटालेबाज हैं, अपराधी हैं, और पहली बार जिस तरीके से किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला गया, डिप्टी सीएम को जेल में डाला गया, मनीष सिसोदिया को, इसके साथ ही साथ बीजेपी ने तमाम आपके नेताओं पर भी आरोप लगाए और साफ तौर पर ये बहुत बड़ी साजिश जो है वो खुल करके सामने आई। जी सर। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं और ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरे दिमाग में अभी भी ये शक नहीं हटा है कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं।
2013-14 के आंदोलन से ही मुझे समझ में आ गए थे कि उन्हीं के द्वारा बैठाए गए मोहरा हैं। अब केवल एक टेस्ट है केवल, अगर ये मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं और जैसे हरियाणा के अंदर स्थान नहीं दिया आम आदमी पार्टी को, दिल्ली के अंदर भी ये लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़े, गुजरात के अंदर भी लड़े, तो मुझे लगता है कि हम लोगों के भी हौसले टूट जाएंगे। हमें कोई कुछ नहीं चाहिए कांग्रेस से, हमें कुछ नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी से, और ये मैं दिल में बिल्कुल भगवान को साक्षी आक्षी मान के कह सकता हूं। मुझे 1 रुपए का फायदा नहीं चाहिए कांग्रेस से या किसी से, ना ठेका लेने जाऊंगा ना मुझे ठेका चाहिए। 74 साल की उम्र है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल अपने भारत माता के गौरव को लौटाना है, अपने देश के लोकतंत्र और संविधान को लौटाना है और बचाना है, और अपने देश के युवाओं के भविष्य की चिंता है। तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि इंडिया गठबंधन इनसे छुड़वाया गया था। यही बात हेमंत सोरेन से, तो मैं इस मामले में हेमंत सोरेन को ज्यादा इज्जत देता हूं। हेमंत सोरेन पे पूरा दबाव था, पिछले 6 महीने में भी 3-4 बार खबरें चलाई गई, हेमंत सोरेन जाके अमित शाह साहब से मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करने वाले हैं। उन पे भी दबाव बनाया जा रहा था कि आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाइए। लेकिन हेमंत सोरेन खड़े रहे, एकजुट होकर खड़े रहे। अरविंद केजरीवाल का टेस्ट है, अभी मैं बहुत ज्यादा सहानुभूति नहीं दिखाऊंगा। हो सकता है षड्यंत्र हो सकता है षड्यंत्र न हो। जो भी विपक्षी एकता के साथ नहीं खड़ा होगा वो मेरी निगाह में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होगा। जैसे ओवैसी साहब बी टीम है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बहन मायावती बी टीम है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अरविंद केजरीवाल है या नहीं ये पता चल जाएगा। बिल्कुल सर, अब बात कर लेते हैं एक और मुद्दा जो इस समय पूरे देश में चल रहा है, काफी गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ जो आरोप लगते हैं, अब आरोप लगाए जा रहे हैं शंकराचार्य पर, तो जिस तरीके से आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, अब जो ट्रायल कोर्ट का शुरू होने वाला है, जो सुनवाई शुरू होने वाली है, उस पर शंकराचार्य से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बोल दी कि आखिर क्यों उनके पीछे बीजेपी पड़ी हुई है, क्या वजह है इस साजिश की, उनका क्या बयान आया है वो सुनवाते हैं। शंकराचार्य को बदनाम करने का जो कुछ भी मौका हो उसको छोड़ो मत। और ये सब क्यों? क्योंकि शंकराचार्य की कहानी देखने में जनता को लगा दिया गया है, और उसी बहाने से जो एप्स्टीन की फाइल खुली हुई है, फिर से सुन लीजिए, एक एप्स्टीन फाइल है। एप्स्टीन नाम का व्यक्ति था, उसने जो फाइल बनाई है वो फाइल इस समय खुली हुई है, और उस फाइल में ऐसी ऐसी चीजें निकल करके आ गई हैं जिसपे इस देश में पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। केवल भारत में चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि भारत में शंकराचार्य का मामला झूठा निकाल करके एप्स्टीन फाइल की चर्चा को दबाने का काम किया जा रहा है। ठीक है। तो सर, शंकराचार्य ने तो और बड़ा आरोप लगा दिया, कह रहे हैं कि अपने आरोप से हटाया जा सके जनता का ध्यान, इसलिए मेरे ऊपर आरोप लगा दिए गए हैं। आपको क्या लगता है? अच्छा निधि, ये बात बताओ तुम, अगर एप्स्टीन फाइल में ये बात बिल्कुल पक्की निकल आई है कि अनिल अंबानी एप्स्टीन से संपर्क में था, उससे कई बार मुलाकात हुई थी, स्वीडिश गर्ल का इंतजाम करा रहा था, तो क्या ये हमारे देश की मर्यादा और गौरव के लिए जानना आवश्यक नहीं है अनिल अंबानी से वो स्वीडिश गर्ल का इंतजाम किसके लिए करवा रहा था, और उसको लाखों करोड़ों का ऋण क्यों दिया गया था, उसको राफेल के अंदर एसोसिएट क्यों बनाया गया था, उसके बाद आज उसको फोर्ड कंपनी क्यों डिक्लेयर किया जा रहा है और उसकी संपत्तियां क्यों जब्त की जा रही हैं। इसका मतलब फिर हरदीप सिंह पुरी क्यों 2014-15 में, जब उनके पास कोई पदभार नहीं था, वो एप्स्टीन से मिल रहे थे, उनके घर जाके मिल रहे थे, क्यों मिल रहे थे, किस लिए मिल रहे थे, कौन से एमओयू साइन हो रहे थे, क्या क्या डिस्कशन हो रहे थे, क्या ये हमारी जांच एजेंसी को राष्ट्र हित में पता नहीं चलाना चाहिए। देखिए ये बात बिल्कुल पक्की है निधि, मैं नहीं जानता एक विमेन साइकोलॉजी क्या होगी, एक बच्चियों की साइकोलॉजी क्या होगी, हमारी बात है कि मुझे उसका अनुभव नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई गलत काम किसी के साथ हुआ है, और ये कल मुझे पता चला, एक वकील साहब ने बताया कि जैसे ये हुआ ना कि 3, अब ये उन्हें तुरंत अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, पॉक्सो एक्ट में तो तुरंत अरेस्ट होता है। उन्होंने बताया कि 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसके अनुसार अगर 3 महीने से बाद में कोई शिकायत दर्ज कराई जाए तो उसमें पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया था। और ये कहां की पुलिस है? उत्तर प्रदेश की पुलिस है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस। फिर अब कह रहे हैं साहब वो शंकराचार्य नहीं। अरे यार शंकराचार्य नहीं है तो मोदी जी ने किसके पैर छुए थे? अभी अनंत अंबानी की शादी में ही तो पैर छू के आशीर्वाद मांगा था।
अनुसुईया उइके ने किसको गवर्नर कह के संबोधित किया था? जो आनंदीबेन पटेल हैं, उन्होंने किसको गवर्नर ये शंकराचार्य कह के संबोधित किया था? उन्हें क्यों अभी तक माघ मेले और कुंभ मेले के अंदर, लेकिन जब से उन्होंने बोलना शुरू किया था उनके खिलाफ अनर्गल प्रलाप शुरू हो गए। अच्छा, वो आशुतोष महाराज जो हैं, वो क्रिमिनल आदमी हैं, उनके खिलाफ लोग आ रहे हैं। एक व्यक्ति और आया कि मेरी 3 बेटियां हैं, मेरे पास फोन आया था, तुम्हें अगाध पैसा देंगे, तुम इन पे शंकराचार्य पे मुकदमा दर्ज करा दो केवल। अच्छा भैया, वो लड़के जो हैं, जो भी हैं, उनको ये 3 महीने बाद उन्होंने क्यों किया? फिर आशुतोष महाराज से उन्होंने संपर्क क्यों किया? अब जब ये इनके सूत्र बता रहे हैं, लेकिन बदनाम करना, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करना। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि सनातन धर्मियों का खून क्यों नहीं खौल रहा है? क्या इतने भ्रष्ट हो गए हम सनातनी? अपने धर्म से इतने ज्यादा च्युत हो गए कि अपने शंकराचार्य के अपमान को सहन कर रहे हैं? वो कह रहे हैं साहब उनका 5वीं मंजिल में स्विमिंग पूल है। खुद वहां के सेवादारों ने बताया कि जो हमारे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी थे, वो स्थूल काया थे, वो चल नहीं पाते थे, उनको डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको चहलकदमी करनी चाहिए। तो एक छोटा सा 3 बाई 4 फीट का एक छोटा सा जैसे स्विमिंग पूल टाइप का वो बना होता है, ये अपना स्विमिंग टब होता है, उस टाइप का बनाया गया था, जिसमें वो चल चल के अपने वेट को कम करने का प्रयास करते थे। और उनकी देहावसान के बाद उसको ढक दिया गया है, जो कुछ नहीं है 4-6 महीने से। उन बच्चों का जिनका संदर्भ लिया जा रहा है, उस आश्रम में कभी उनका प्रवेश ही नहीं है। अरे भैया, सीसीटीवी तो लगे होंगे, सीसीटीवी चेक कर ले, लेकिन 3 महीने हो गए, सीसीटीवी भी नहीं मिल सकते। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, केवल ध्यान भटकाने के लिए हो रही हैं। अभी तक अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता या होम मिनिस्टर होता, तो मैं अनिल अंबानी से ये पूछता कि क्यों तो मिले थे, लेकिन इसका मतलब यह है कि वो किसी के इशारे में काम कर रहे थे और उसको छिपाने के लिए लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य, क्योंकि मैं शुद्ध सनातनी आदमी हूं, प्रैक्टिसिंग सनातनी हूं, मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूं। मेरे को यह नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग पाखंडी हैं या सही में सनातनी। उनका खून नहीं खौल रहा है अपने शंकराचार्य का अपमान होते देखकर। बिल्कुल सही कहा सर आपने। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जॉइन भी करें। नमस्कार।